शुरू करेंगे। जैसा कि हम लोग पहले भी आपसे चर्चा कर चुके हैं कि मुख्य रूप से बीपीएससी 70 को फोकस किए थे, लेकिन 2020 में जो भी एग्जामिनेशन हो उसमें करंट अफेयर्स आप पकड़ पाए। और ना ही करंट अफेयर्स केवल, बल्कि साथ ही साथ करंट अफेयर्स के साथ जितना भी सब्जेक्ट जुटा है उसका अवधारणा ही बन जाए। करंट अफेयर्स पढ़ने में हमेशा से एक बात रहता है कि अगर आप मैगजीन से एक एक लाइन का पढ़ते रहते हैं तो आप देखते होंगे कि एग्जामिनेशन के समय में ये भी परेशानी होती है आपको और उसकी अवधारणा नहीं बनती। इसी कारण से अगर आपसे अवधारणा बेस्ड करंट अफेयर्स अगर पूछता है तो आपसे प्रश्न सही नहीं हो पाते। तो दोनों काम करना है। एक तो करंट अफेयर्स जो पढ़ेंगे उसको डिटेल में समझेंगे क्योंकि पीटी मेंस कहीं काम आ जाए, और जो सब्जेक्ट से संबंधित होगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हो या पॉलिटी से हो या इकोनॉमी से है, तो उस सारे चीज को समझ लेंगे यहीं पर, तो उस सब्जेक्ट में भी आपको आसान, केवल करंट अफेयर्स में ही नहीं बल्कि उस सब्जेक्ट की अवधारणा भी साथ में बनती जाए। ये उद्देश्य से करंट अफेयर्स आपको बताना शुरू किए। ठीक है, चलिए आज देखते हैं। हम लोग पुरस्कार से शुरू करेंगे। 10 यूनिट में आपका करंट अफेयर्स बटा हुआ है। ठीक है, आज हम लोग पुरस्कार से शुरू करेंगे। देखिए, जो मेरा पुरस्कार का जो यूनिट है हम लोग यहाँ पे देखेंगे। आप सबको पता है, आप आए दिन पेपर में देख रहे होंगे या आज का भी समाचार पत्र देखे होंगे। समाचार पत्र में भी 2 दिन पहले भी आया, आज का अगर न्यूज भी देख रहे होंगे तो भारत रत्न की घोषणा सरकार के द्वारा की गई है, भारत रत्न अवार्ड। तो सबसे पहले आज हम लोग यही देखेंगे, भारत रत्न। ठीक है, जो भारत रत्न पुरस्कार है ये हमारे देश का क्या है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, ये पुरस्कार। सबसे आसान सा प्रश्न है जीएस के लिए, तो आपका उत्तर आपके पास है भारत रत्न। भारत रत्न जो अवार्ड है वो हमारे देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ठीक है, विगत हफ्ते में जो घोषणा हुआ था उसमें एक नाम आया कर्पूरी ठाकुर का। भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को देने की घोषणा हुई। ठीक, लोग इसको आगे बढ़ा रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर, आप सबको पता है कर्पूरी ठाकुर बिहार से संबंधित है, इसलिए आपके लिए और भी महत्वपूर्ण हो गए। ठीक है, मेरा मानना है कि आने वाले जो भी बिहार का आप एग्जाम देंगे उसमें निश्चित रूप से ये प्रश्न आपके साथ सामने आएगा। ठीक है, भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को मिला। जब ये भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को मिला तो एक प्रश्न दूसरा बन गया आपके लिए कि बिहार में इसके पहले भारत रत्न प्राप्त करने वाले कितने व्यक्ति हैं जो बिहार से संबंधित है और जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ। ठीक है, अब समझेंगे कर्पूरी ठाकुर हमारे 5वें व्यक्ति हैं बिहार से। ठीक है, ये 5वें नंबर पे हैं जिन्हें भारत रत्न दिया गया है। मरणोपरांत कर्पूरी ठाकुर को भारत की घोषणा की गई। बिहार से जो 4 भारत रत्न मिलने वाले पूर्व से व्यक्ति हैं उनका भी नाम आपके जहन में होना चाहिए। ठीक है, खासकर बिहार में बिल्कुल रखिएगा, इसलिए कि आप यहाँ तो पीटी के एग्जाम में भी और इंटरव्यू भी देने अगर गए बीपीएससी में, तो आपसे भी प्रश्न सीधा आ सकता है कि बिहार से में जो भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति हैं उनका नाम बताएं। ठीक है, महत्वपूर्ण है, देखेंगे। डॉक्टर विद्या चंद्र राय। ठीक है, डॉक्टर विधान चंद्र राय को मिला। डॉक्टर विधान चंद्र राय, इसका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, बिस्मिल्ला खां, ये 4 व्यक्ति को पूर्व में प्राप्त है। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जयप्रकाश नारायण को, बिस्मिल्ला खां को और डॉक्टर विधान चंद्र राय को। कर्पूरी ठाकुर हमारे 5वें बने। कर्पूरी ठाकुर को सबसे अभी मिला है लेटेस्ट, इसके संबंध में कुछ जानकारी और हम लोग जानेंगे। ये कौन थे? तो कर्पूरी ठाकुर बिहार में 2 बार मुख्यमंत्री के पद पर रहे। ठीक है, 2 बार इन्होंने मुख्यमंत्री के पद को ग्रहण किया है बिहार में, 1 दिसंबर 70 से जून 71 तक। ये भी आपसे प्रश्न में आएगा। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक लाइन अगर जान गए कि कर्पूरी ठाकुर 5वें व्यक्ति हैं तो आपका काम चल गया। आपको पता है कि वो इनमें से सभी 1-2 कथन सही है, ऐसे ही प्रश्न आते हैं। आपको दूसरा स्टेटमेंट देगा कि कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री कब रहे या कर्पूरी ठाकुर का कार्यकाल क्या रहा। तो दिसंबर 70 से जून 71 के बीच में रहा, फिर दोबारा दिसंबर 77 से अप्रैल 89 के बीच में रहा, फिर दोबारा बने ये 1977 में, दिसंबर महीने में ये बने, और इस बार इनका पीरियड अप्रैल 1979 तक रहा। अप्रैल 1979 तक ये बिहार के मुख्यमंत्री रहे, मतलब 2 बार इन्होंने मुख्यमंत्री पद बिहार का संभाला। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा।
फिर आगे समझेंगे यहीं पे। ये सबसे पहले 1952 में 1952 में सोशलिस्ट पार्टी की ओर से ताजपुर विधानसभा से विधायक चुने गए थे। 1952 में ताजपुर विधानसभा से ये क्या थे, विधायक चुने गए थे सोशलिस्ट पार्टी की ओर से, ठीक है। और मुख्यमंत्री बनने के पूर्व ये शिक्षा मंत्री और उप मुख्यमंत्री के पद पर भी रह चुके थे। आप देख रहे होंगे क्वेश्चन में अगर देखिएगा तो बहुत बार इस तरह का प्रश्न पूछता है कि कर्पूरी ठाकुर भारत रत्न मिला, सही। बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे, सही। फिर आपसे देगा कि बिहार में ये पूर्व में शिक्षा मंत्री रहे, ये भी सही होगा। उप मुख्यमंत्री रहे, ये भी सही होगा, ठीक है। तो इतना पूरा जानकारी कर्पूरी ठाकुर के बारे में आप निश्चित रूप से जहन में रखने का प्रयास कीजिएगा। मेरा मानना है कि निश्चित रूप से ये प्रश्न आपसे बीपीएससी में और बिहार के सभी एग्जाम में उतना ही महत्वपूर्ण रहेगा, ठीक है। अब देखिए, अब दूसरी बात फिर देखेंगे इन कुछ ही दिन के बाद हम लोग देखें, और एक बिहार बीपीएससी के लिए स्पेशल और क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। बीपीएससी पीटी स्पेशल है भैया, 70वीं बीपीएससी में अब मान के चलिए गेस की तरह भी है। अब देख रहे होंगे बिहार के जो महत्वपूर्ण नेता रहे हैं उनके जन्म स्थान से संबंधित प्रश्न भी बीपीएससी में आते रहे हैं, ठीक है। अब इनके लिए जन्म स्थान से भी प्रश्न आ सकते हैं, जैसे जयप्रकाश नारायण का भी आता रहा है क्वेश्चन, ठीक है। इनका बहुत बार प्रश्न पूछा गया। इसी तरह आप कर्पूरी ठाकुर का ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। ये समस्तीपुर जिले में पितौंजिया गांव है, समस्तीपुर जिले में पितौंजिया पितौंजिया गांव है, पितौंजिया गांव है। अब इसका नाम ही हो गया कर्पूरी गांव। अब इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है, कर्पूरी गांव नाम ही है, ठीक है। समस्तीपुर जिले में पितौंजिया गांव में इनका जन्म हुआ था। ये महत्वपूर्ण है आपके लिए। वर्तमान में इसका नाम कर दिया गया है कर्पूरी गांव, ठीक है। बिल्कुल ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा ही, ठीक ना। ठीक, आपको पता है अभी 24 जनवरी को इनका, हम लोग 24 जनवरी 1924 को इनकी जन्म शताब्दी मनाई गई, ठीक है। और उनके जन्म शताब्दी के अवसर पर ही इनको भारत रत्न की घोषणा भारत सरकार के द्वारा की गई है, ठीक है। देखिए, अब कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलने के बाद फिर हम लोग एक नाम देखे, 2 दिन के बाद फिर एक भारत रत्न का घोषणा हुआ, वह लाल कृष्ण आडवाणी। इनको मिला इनके बाद इसी वर्ष में 24 में ही लाल कृष्ण आडवाणी को मिल गया, ठीक है। लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने की घोषणा की गई। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये हमारे भारत में देश के डिप्टी पीएम रहे हैं। उप प्रधानमंत्री के पद पे इन्होंने काम किया है। 2002 से 2004 तक लाल कृष्ण आडवाणी जी हमारे यहाँ उप प्रधानमंत्री रहे थे। और राम जन्मभूमि जो मंदिर मुक्ति आंदोलन था, इसके बहुत बड़े इसमें ये अगुवा नेता रहे इसके भी। और अभी 2002 से 4 तक ये उप प्रधानमंत्री के रूप में रहे थे लाल कृष्ण आडवाणी, ठीक है। इनको भी भारत रत्न की घोषणा की गई, ठीक। और आज 9 फरवरी है, आज के दिन भी भारत रत्न की घोषणा की गई। बिल्कुल आपसे लिए अपडेट है कि आज भारत रत्न की घोषणा की गई है। 3 और महान हस्तियों के नाम से भारत रत्न का घोषणा किया गया। इसको हम लोग जानेंगे। पहला नाम है चौधरी चरण सिंह। आज जो घोषणा किया हुआ वो है चौधरी चरण सिंह, ठीक है। ये भी हमारे देश में प्रधानमंत्री के पद पर रहे हैं। चौधरी चरण सिंह भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। देखिए, प्रश्न आने हैं यहाँ से, आप बिल्कुल ध्यान रखिए। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही पूछेगा कि भारत रत्न किनको मिला, संबंधित क्वेश्चन भी है कि ये क्या है, 5वें पीएम थे भारत के, ठीक है, चौधरी चरण सिंह। इनका पीरियड कब रहा, 1979 से 1980। इस समय में ये क्या थे, भारत के प्रधानमंत्री पद पर रहे, ठीक है। किसानों के बड़े नेता माने जाते थे। प्रधानमंत्री पद को ग्रहण किया इन्होंने और इनको भारत रत्न की घोषणा भी की गई है। इसके बाद आप पीवी नरसिम्हा राव, नेक्स्ट आया पीवी नरसिम्हा राव का। आप सबको पता ही कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री रहे हैं। इनका पीरियड रहा है 91 से 96, 1991 से 96 तक ये प्रधानमंत्री रहे, ठीक है। इसके बाद एक नाम और, 3 व्यक्तियों के नाम की आज घोषणा की गई है। जो तीसरे व्यक्ति हैं वो एमएस स्वामीनाथन। एमएस स्वामीनाथन, ठीक है। ये हमारे वैज्ञानिक हैं एमएस स्वामीनाथन, ठीक है। इनको भी घोषणा किया गया।
इनकी उपलब्धि क्या है? तो ये हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, हरित क्रांति के जनक कौन है भारत में? भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन हैं। इन्हें भारत रत्न की घोषणा, आज वाले घोषणा में इनका भी नाम शामिल है। इस तरह हम लोग क्या देखते हैं? हम लोग देखते हैं कि वर्ष 2024 में कुल अभी तक 5 व्यक्तियों के नाम की घोषणा भारत रत्न अवार्ड के लिए हो चुकी है। 2024 में पहला जो नाम था, ये आपसे पूछता है तो कर्पूरी ठाकुर, राकेश अडवाणी, और आज तीनों व्यक्ति का नाम का घोषणा, ठीक है, ये 9 फरवरी को किया गया। ठीक, इस तरह से आप देखें कि भारत रत्न 24 में कितने 5 आ गए। अब हम लोग भारत रत्न के बारे में कुछ बेसिक जो बातें हैं ना, आधारभूत जो बातें हैं, वो जानने का प्रयास करते हैं। देखिए कि इसमें से और क्या प्रश्न हो सकते हैं या आपको जानने चाहिए। ठीक है, कभी भी आप इंटरव्यू हॉल में भी सामना करेंगे, आधी जानकारी रहती है तो मुश्किल होता है, कॉन्फिडेंस भी हिला रहता है, पूरी जानकारी होती है और आप नाम के बाद अवार्ड के बारे में भी कुछ बता पाते हैं, तो निश्चित रूप से बोर्ड आपको वहाँ पे फुल मार्क्स देता है। देखिए क्या जानकारी जाननी चाहिए? जाननी चाहिए हम लोगों को ये भारत रत्न शुरू कब से हुआ। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, तो जरूर जानना चाहिए हमको कब से शुरू हुआ। इसकी स्थापना की गई थी 1954 में। भारत रत्न देना शुरू हुआ 2 जनवरी 1954 को हुआ था पहला। और जो पहले व्यक्ति के रूप में हम लोग जानते हैं जिनको मिला ये, वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। अगर फर्स्ट नाम पूछेगा आपसे तो सर्वपल्ली राधा कृष्णन, ठीक है, इनको सबसे पहले भारत में भारत रत्न दिया गया। अब यहीं पे एक दूसरा चीज भी जानिए, एक हमारे यहाँ है भारत रत्न से संबंधित जो नियम है, वो ये है कि एक वर्ष में 3 व्यक्ति को हम लोग नामित करेंगे। ठीक है, तो इस साल में 54 में 3 व्यक्ति नामित किए गए थे, तो आप तीनों का नाम जानिए। पहला इनका नाम का घोषणा हुआ, इसलिए हम कह रहे हैं कि पहले ये है, लेकिन एक साथ 3 व्यक्ति के नाम की घोषणा आई। जैसे आप आज देख रहे हैं, आज 3 व्यक्ति का नाम आया, चौधरी चरण सिंह का आया, पीवी नरसिम्हा राव का आया और एम.एस. स्वामीनाथन का आया आज। उसी तरह 54 में आया, सर्वपल्ली राधाकृष्णन का आया। ठीक है, नेक्स्ट आया चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के नाम से ये जाने जाते हैं। अब सबको पता होगा कि भारत में गवर्नर जनरल रहे हैं, भारत के पहले गवर्नर जनरल रहे हैं स्वतंत्रता के बाद। आप देखिएगा तो पहले गवर्नर जनरल कौन रहे? ये चक्रवर्ती राजगोपालाचारी रहे हैं। ठीक है, एक तीसरा नाम यहाँ पे था चंद्रशेखर वेंकट रमन का, डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन। 3 व्यक्ति की घोषणा हुई थी, डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन, तीनों को 54 में मिला था। ठीक है, इसलिए आप तीनों नाम एक बार ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ठीक है, अभी तक तो बहुत सारे लोगों का नाम मिल गया, ये भारत रत्न मिला है। तो एक बार कभी सीरीज सोचिए, आप देखेंगे तो ठीक है, बहुत सारे क्षेत्र के जो महान व्यक्ति उनको आप जान पाएंगे, लेकिन कम से कम सबसे पहला याद रखिएगा और वर्तमान याद रखेंगे। ठीक है, और जो कुछ बातें वो हम लोग समझते हैं यहाँ पे, जैसे खेल की दुनिया से पहला भारत रत्न मिला सचिन तेंदुलकर को। ठीक है, सचिन तेंदुलकर के बारे में और एक बात है उसमें कि सबसे कम उम्र के व्यक्ति जिन्हें भारत रत्न दिया गया, ये भी प्रश्न अगर आपके पास आता है तब भी आपका उत्तर सचिन तेंदुलकर ही होगा। ठीक है, खेल में पहला सचिन तेंदुलकर, सबसे कम उम्र के सचिन तेंदुलकर। कुछ बातें हम लोग समझे फिर से। देखिए भारत रत्न में अगर आपको यह ऑप्शन देता है वो कि भारत रत्न का जो अवार्ड है वो केवल भारत के नागरिकों को दिया जा सकता है, सही गलत? ठीक है, समझना चाहिए आपको। अगर आप पहले से देख रहे होंगे, कोई बताएंगे तो बताएंगे भी। मैंने प्रश्न था क्या भारत रत्न केवल भारत के नागरिकों को मिलेगा? अगर आपको जेहन में ध्यान हो तो आपको पता होना चाहिए कि नेल्सन मंडेला को भारत रत्न मिला। ठीक है, आप सबको पता है नेल्सन मंडेला भारत के नहीं है, भारत रत्न मिला। इससे स्पष्ट हो गया कि भारत रत्न भारत के बाहर के व्यक्तियों को भी मिल सकता है। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान को भी मिला था, ठीक है, जो अफगानिस्तान से संबंधित है, लेकिन हम उनमें मान भी सकते हैं कि अफगानिस्तान का जो वो पार्ट है आजादी के पहले भारत के साथ ही था वो। ठीक है, इसलिए वो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी उनका योगदान रहा है। ठीक है, लेकिन नेल्सन मंडेला आप सबको पता है, ठीक है, उनको भारत रत्न मिला। इसका मतलब
देखिए, भारत रत्न में कुछ ऐसा नियम नहीं लिखा हुआ है कि केवल भारत के नागरिक को मिलेगा, और हम लोग देख रहे हैं विदेशी नागरिक नेल्सन मंडेला को ये मिल चुका है। क्लियर हो गया। और दूसरी बात है कि बहुत सारे अवार्ड जो आप पढ़ते हैं उसमें आप जानते हैं कि 1 लाख की राशि मिली, 5 लाख की राशि मिली, 10 लाख की राशि मिली। तो भारत रत्न में कितनी राशि दी जाती है? और आपसे ये पूछे कि भारत रत्न का जो अवार्ड है इसमें कितनी राशि दी जाएगी सम्मानित होने वाले व्यक्ति को? हम्म तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इसमें कोई राशि नहीं दी जाती है। ठीक है, भारत रत्न देने पे कोई राशि नहीं प्रदान की जाती। तो भारत रत्न है क्या? एक प्रशस्ति पत्र है। ठीक है, प्रशस्ति पत्र है जो भारत के प्रेसिडेंट के द्वारा इस अवार्ड जो प्राप्त करता होते हैं उनको दिया जाता है, जिसपे भारतीय प्रेसिडेंट का सिग्नेचर होता है। और एक मेडल होता है। अगर उस मेडल को आप फोटो देखते होंगे पेपर में, और अगर प्रधानमंत्री संग्रहालय दिल्ली में जाएंगे तो उसको सामने भी देख पाएंगे, मेडल वहां पे लगा हुआ भी है। एक पीपल के पत्ते का डिजाइन है, उसके बीच में सूर्य का एक फोटो बना हुआ है, नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ होगा देवनागरी लिपि में। ये भारत रत्न है का अवार्ड जो है, इसका यही जो मेडल है ये मिलता है जिनके नाम की घोषणा की जा रही है उनको। ठीक है, और एक प्रशस्ति पत्र प्राप्त होता है। ठीक है, तो उनको दूसरा क्या है, दूसरा बात समझिए, ये सम्मान इतना बड़ा है कि जो भारत में प्रोटोकॉल है, फर्स्ट मैन ऑफ इंडिया कौन? अगर कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछता है फर्स्ट मैन ऑफ इंडिया, तो फर्स्ट मैन ऑफ इंडिया हमारे प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है, प्रोटोकॉल में सबसे ऊपर स्थान किसका है? भारत के राष्ट्रपति का है, वही फर्स्ट मैन ऑफ इंडिया है। तो उसी तरह प्रोटोकॉल में भारत रत्न जो इनको मिलेगा उनका स्थान 7वां है। मतलब प्रोटोकॉल में भारत में 7वें स्थान पे माने जाते हैं। आप समझ जाएंगे इसी से कि बहुत महत्वपूर्ण और सम्मान है कि भारत में प्रोटोकॉल में 7वां स्थान है इसका, जिसको भारत रत्न मिलेगा। ठीक है, फिर एक बात समझिए, अब अगर भारत रत्न किसी को मिला, ठीक है, तो क्या वो व्यक्ति, अगर वो जीवित है, वही मरणोपरांत भी मिलता है, जीवित है, अपने नाम के पहले भारत रत्न शब्द लिख पाएगा? ठीक है, जैसे लाल कृष्ण अडवाणी अभी जीवित है, तो अपने नाम के पहले लिख पाएंगे भारत रत्न लाल कृष्ण अडवाणी? अगर आप बताना चाहेंगे तो आप बोल भी पाएंगे, आपका माइक्रोफोन भी ऑन होगा, आप बोल के ही बता सकेंगे। देखिए, अब सबको पता है कि हमारे देश में नाम के पहले उपाधि जो प्राप्त हो रही है या नाम के बाद प्रसर्ग में या उपसर्ग के रूप में लिखने की अनुमति नहीं है, और भारत रत्न भी वो नहीं लिख सकते। ये मेरे संविधान का आर्टिकल 18(1) है। ठीक है, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में ये क्वेश्चन भी अलग से पूछता है, आप नाम के आगे उपाधि नहीं लगा सकते। ठीक है, नाम लिखने में अगर तो भारत रत्न नहीं लिख सकते आप, है 18(1) से क्या कर सकता है, ये अपने बायोडाटा में, ऐसे व्यक्ति अपने बायोडाटा में या अपने विजिटिंग कार्ड में या अपने लेटर पेड में ये लिख सकते हैं क्या कि राष्ट्रपति द्वारा भारत रत्न से सम्मानित, ये लिखने का एक है परमिशन। ठीक है, या भारत रत्न प्राप्त करता, ये लिख सकते हैं लेटर पेड में। ठीक है, नाम का आगे नहीं जोड़ सकते। क्यों? आर्टिकल 18(1) है मेरा कॉन्स्टिट्यूशन का, जो इसकी इस पे रोक लगाता है। ठीक है, अब मेरे हिसाब से हमने आपको भारत रत्न से संबंधित जो चीजें हैं एक बार पूरे विस्तार से रख दिया है, उसमें संविधान की जो बातें हैं उपाधि से संबंधित वो भी आपके पास रखा है। आप सही बताना चाह रहे हैं, करंट अफेयर्स पढ़ने का मतलब है कि इस तरह चीजों को समझ जाएंगे तो कभी फिर दिमाग से निकलेगा भी नहीं, और पूरे विस्तार से उसको समझिएगा तो प्रश्न भी चाहे जिस भी तरीके से पूछेगा, एक लाइन में पूछेगा अगर, ठीक है, कि सबसे लास्ट में किसको मिला तभी बताएंगे, सबसे पहले किसको मिला तभी बताएंगे, किसके द्वारा दिया जाता है तो प्रेसिडेंट के द्वारा दिया जाता है, लेकिन नाम जो है नामित वो प्रधानमंत्री के द्वारा होते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री के द्वारा नामित व्यक्ति को राष्ट्रपति के द्वारा ये बात प्रदान किया जाता है। ठीक, चलिए, मेरे हिसाब से अब इतना हम लोग जो कर लिए हैं, इतना से अब काम चलना चाहिए। कर्पूरी ठाकुर के बारे में एक दो बातें आप जानते होंगे। आप सबको बार बार देखते होंगे बिहार में आरक्षण जो है उसमें बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है कर्पूरी ठाकुर का। ठीक है, और दूसरा, कर्पूरी ठाकुर के समय में भी शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया था बिहार में। ठीक है, उनके हटने के बाद फिर से प्रतिबंध हट गया, जो भी वर्तमान में नीतीश कुमार के सरकार में भी लागू है, लेकिन कर्पूरी ठाकुर ने भी बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू किया था। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, इनको मिला है अवार्ड, तो ये प्रश्न भी अब रहेगा, आप समझिएगा कि ये भी सही कथन है। ठीक ना।
नेक्स्ट अवार्ड में हम लोग देखेंगे जो पद्म अवार्ड होते हैं हमारे यहाँ, ठीक है, इसकी भी घोषणा की गई, ठीक है। तभी पद्म अवार्ड में 3 तरह के अवार्ड दिए जाते हैं, एक पद्म विभूषण, दूसरा पद्म भूषण और तीसरा पद्म श्री। पद्म सब में कॉमन है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री, ये 3 अवार्ड दिए जाते हैं, ठीक है। अभी इसकी घोषणा भी हुई है। अब इसमें भी हम लोग देखेंगे एक प्रश्न इसको पहले कि बिहार में कौन, ठीक है, बिहार में जो दिए जाएंगे वो भी महत्वपूर्ण होगा आपसे। जैसे 5 व्यक्तियों को मिला है पद्म विभूषण, कितने को दिया गया है? 5 को मिला, ठीक है। इसमें बिहार से एक है, किनको मिला? बिंदेश्वर पाठक को मिला। पद्म विभूषण जो अवार्ड 5 को दिया गया, बिहार से एक व्यक्ति रहे हैं मरणोपरांत, बिंदेश्वर पाठक। बिंदेश्वर पाठक बहुत बार एग्जाम में पूछे गए, ठीक है। अगर आप में से किसी को ध्यान है तो बताएंगे क्यों ये जाने जाते हैं, बिंदेश्वर पाठक की क्या उपलब्धि है? देखिए, बिंदेश्वर पाठक का पता चलता है, अगर आप लोग कुछ रिस्पॉन्स करते हैं तो हमको भी ठीक है, ठीक है। सुलभ इंटरनेशनल, श्रीकांत जो रिस्पॉन्स कर रहे हैं, चलिए मान लिए कि चल आपको पता है सुलभ इंटरनेशनल जो आप देखते हैं शहरों में देखते हैं, वो सुलभ इंटरनेशनल के नाम से जो सुलभ शौचालय है, ये जो कंसेप्ट है ये बिंदेश्वर पाठक का ही था, ठीक है। और पटना जैसे शहर में आपको पता होगा कि जिनकी सड़कों की रोशनियां बीच में जो लगी हुई हैं, ठीक है, वो सब सुलभ इंटरनेशनल से जो बिजली उत्पन्न होता है उसी से थी, बीच पट्टी के रूप में जो लगी हुई रोशनी है, पीला रोशनी, ठीक है। सुलभ इंटरनेशनल जो सुलभ शौचालय देखते हैं पटना शहर में भी, आप जिन भी शहरों में देखते हैं, वो कंसेप्ट लेके बिंदेश्वर पाठक आए थे और इनको पद्म विभूषण दिया गया, ये बिहार के, ठीक है। 5 व्यक्ति को टोटल मिला भारत के स्तर पर, ठीक ना। दूसरा आप जानेंगे हम लोग का पद्म भूषण अवार्ड है, क्या है? पद्म भूषण, ये भी बिहार से एक व्यक्ति को मिला इस बार, ये मिला सीपी ठाकुर को। इनका भी नाम आपने सुन रखा होगा, चिकित्सक है, बहुत बड़े चिकित्सक है, चिकित्सा के क्षेत्र में इनका नाम रहा है, ये सीपी ठाकुर, ठीक है। इनको पद्म भूषण मिला, ठीक है। इसके बाद है मेरा पद्मश्री। पद्मश्री में हम लोग देखेंगे बिहार से मिला है सुरेंद्र किशोर, तो पद्मश्री मिला, इसका नाम रखिएगा, बिहार वाले का याद रखेंगे कम से कम। सुरेंद्र किशोर पत्रकारिता के क्षेत्र में है, इनको दिया गया। इसके बाद गोदना पेंटिंग के लिए, इसके लिए मिला है, निश्चित रूप से यह भी ध्यान रखना चाहिए आपको, गोदना पेंटिंग, पेंटिंग का एक स्वरूप है गोदना पेंटिंग, इसके लिए मिला शांति देवी पासवान और शिवन पासवान। शांति देवी पासवान और शिवन पासवान, ठीक है। गोदना पेंटिंग शांति देवी पासवान और शिवन पासवान को मिला। नेक्स्ट है टिकुली कला, किसके लिए मिला है? टिकुली कला के लिए, टिकुली कला के लिए पद्मश्री मिला। ये मिला है पद्मश्री अशोक कुमार विश्वास को, किसको मिला? तो अशोक विश्वास। आपने देखा कि कुल 7 व्यक्ति इस बार के जो पद्म अवार्ड आए उसमें बिहार से 7 व्यक्ति सामने आए। कितने को मिला बिहार से? पद्म पुरस्कार में 7 लोगों को मिला, ठीक है। पद्म विभूषण 1 को मिला था, राष्ट्रीय स्तर पर 5 को प्रदान किया गया है, ठीक है। पद्म भूषण जो है राष्ट्रीय स्तर पर 17 को दिया गया और पद्मश्री 110 को दिया गया। ये जो है पद्म भूषण 17 व्यक्ति को और पद्मश्री कितने को मिला? 110 को मिला, ठीक है। और ये 5 को मिला। ये संख्या याद रखिएगा और कम से कम बिहार वाले का आप नाम याद रखेंगे, ठीक। अब देखिए इतना चीजें आप देखिएगा, तो अगर क्वेश्चन बैंक, हम आपसे बार बार क्वेश्चन बैंक का इसलिए नाम लेते हैं कि अगर परीक्षा में सफल होना है तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आते हैं बाजार में, क्वेश्चन बैंक के रूप में उपलब्ध हैं, उनको जरूर देखना चाहिए। उसको देखने से क्या होता है, ये पता चलता है कि प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं। हम आपसे जितना कॉन्फिडेंट होकर अगर कहते हैं कि ये प्रश्न आएगा, आप आने वाले 2-4 एग्जाम में देंगे, तो निश्चित रूप से देखेंगे। ये इसलिए कहते हैं कि हम लोग इसी को देखते हैं, ठीक है। विभिन्न तरह की जितने एग्जाम्स होते हैं सभी के क्वेश्चन बैंक को देखते रहते हैं लगातार, उससे ये पता चलता है कि क्या ट्रेंड है आयोग का या दूसरे एग्जाम लेने वाली संस्थाओं का, वहां से हम उसको सही कर पाते हैं। अगर उसको आप देखिएगा तो इस तरह के प्रश्न भी आते हैं कि भारत में जो पुरस्कार हैं, ठीक है, वो सर्वोच्च पुरस्कार का, उनमें आप बताइए क्रम क्या है।
ठीक है, तो आपको एक तो मैंने बता दिया था भारत रत्न क्या है, सर्वोच्च है, 1 नंबर पे है। ठीक है, उसके बाद अगर क्रम पूछेगा तो ऑप्शन ही देता है आपको, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री, आपको क्रम में सेट करना। ठीक है, तो कौन सा होगा? अगर आप, हम आपसे क्रम से ही जनरली पढ़ाते हैं, कोई चीज ऐसा हो तो। यहाँ भी आप देख रहे हैं पद्म विभूषण, भूषण और श्री। ठीक है, विभूषण बड़ा है, उसके बाद भूषण, तब पद्म श्री है। ठीक, अगर नहीं भी दिमाग में रहेगा तब भी आप सोचिएगा, जिसका नाम बड़ा वही बड़ा अवार्ड है। ठीक है, ये पद्म विभूषण बड़ा नाम है, सबसे बड़ा अवार्ड होगा इसमें। पद्म भूषण उससे छोटा है, अब मानिएगा उससे नीचे क्रम में भी है पद्म श्री। आप देख रहे हैं एक एक शब्द कमते ही चला गया। आप दिमाग में ऐसे भी सेट करेंगे तब भी समझ जाएंगे। ठीक है, संख्या में भी अगर देखिएगा, आप देखिए यहाँ 5 ही व्यक्ति को मिला, ये 17 को 110 को। अब समझ रहे हैं, बड़ा सम्मान इसलिए मात्र 5 को मिला। ठीक है, उसके बाद 17 को, उससे अधिक को मिला 110 को, मतलब उससे नीचे का सम्मान ही है। एक क्रम ही है इनका सम्मान का, अगर देखिएगा 1 2 3 4, तो ये 1 2 3 4 है। ठीक है, भारत रत्न के विषय में हम आपसे चर्चा किए थे, लाइन वहां रह गया था कि एक साल में एक है हमारे यहाँ कि 3 व्यक्ति को हम लोग देते हैं, लेकिन 2024 में आप देख रहे हैं क्या, अभी तक 5 के नाम की घोषणा हो गई। 3 का ही नियम है, लेकिन इस बार क्या हुआ, 5 के नाम की घोषणा हो चुकी है अभी तक। ठीक है, कर्पूरी ठाकुर, अडवाणी, अडवाणी जी के बाद आया चौधरी चरण सिंह, मरणोपरांत, मरणोपरांत पीवी नरसिम्हा राव और एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, ये क्या बता रहा है, मरणोपरांत ये भी है, टोटल मरणोपरांत हमारे यहाँ 17 को अभी तक इन लोगों, भारत रत्न हम लोगों ने घोषणा किया गया सरकार के द्वारा। ठीक है, लेकिन पिछले साल भारत रत्न की घोषणा नहीं हुई थी, तो एक आधार ये सरकार के पास है, पिछले साल 3 की घोषणा नहीं हुई थी, इस साल ये अभी तक 5 की कर चुके हैं। ठीक है, चलिए अब अवार्ड के चैप्टर से हम लोग बाहर निकलेंगे, हम लोग नेक्स्ट में चलेंगे। चलिए बिहार पे। ठीक है, आप अपनी कॉपी में जो बिहार का इंडेक्स बना रखे होंगे बिहार के संदर्भ में, वहां पहुंच जाइए, बिहार पे देखते हैं कुछ बातें। देखिए, बिहार में अगर देखेंगे हम लोग, एक घटनाक्रम तो आपने अभी देखा ही है। ठीक है, कि बिहार में भी सरकार का सत्ता परिवर्तन यहाँ हुआ। ठीक है, तो उससे पहले आपने देखा था कि बिहार में जो जेडीयू, जिसके माननीय मुख्यमंत्री अभी जिस दल से आते हैं, ठीक है, वो जदयू से आते हैं। एक पहला घटनाक्रम हुआ, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ। ठीक है, यहीं से हम लोग जानना शुरू करेंगे। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ था, और पूर्व से ललन सिंह थे, जिनके जगह पे माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे हैं नीतीश कुमार, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने। तो जदयू के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर है तो नीतीश कुमार हो गए। ठीक है, ये इस बार बने। इसके बाद अगला घटनाक्रम आया कि जो वर्तमान सरकार चल रही थी, उस सरकार से नीतीश कुमार अलग हुए। ठीक है, गठबंधन टूटा और एक नया गठबंधन एनडीए के साथ इन्होंने फिर से सरकार बनाई। ठीक है, तो वापस अभी सत्ता में कौन आ गया है, एनडीए की सरकार आ गई। नीतीश कुमार इस्तीफा दिया और फिर से शपथ ग्रहण किए। ठीक है, तो ये जो पुनः शपथ ग्रहण किए, ये कितनी बार मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ लिया, अब आपके लिए ये प्रश्न हो गया। तो आप देखेंगे 9वीं बार। कितनी बार? 9वीं बार मुख्यमंत्री के पद की शपथ इन्होंने ली। ठीक है, 28 जनवरी को मुख्यमंत्री के पद के रूप में इन्होंने 9वीं बार शपथ लेने का काम किया। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न और क्या आ सकते हैं। एक तो 9वीं बार ये प्रश्न आ सकता है, दूसरा जो प्रश्न आ सकता है आपके पास, ठीक है, बीजेपी की तरफ से 2 डिप्टी सीएम बने हैं, जो पहली बार बने डिप्टी सीएम, एक सम्राट चौधरी आए और दूसरा नाम आया विजय सिन्हा का। ठीक है, 2 उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया गया। आगे देखेंगे हम लोग, इस पे प्रश्न बहुत बार विपक्षी में आया है, दलगत स्थिति में बिहार में। ठीक है, बिहार में किस पार्टी की क्या स्थिति है, इससे प्रश्न आते रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे, अब देखिएगा भाजपा के पास 78 विधायक हैं। ठीक है, भाजपा के पास 78 विधायक है, और जदयू के पास 45 है। जदयू के पास 45 विधायक हैं, और इनके समर्थन में हम वाले लोग हैं, उनके पास 4 विधायक हैं, और निर्दलीय 1 विधायक है। इस तरह 128 विधायक, ठीक है, इनके तरफ अभी है, और इन लोगों ने सरकार का गठन किया, सरकार गठन किया इन लोगों ने। ठीक है, ठीक, अभी देखिए 12 तारीख को इनका अविश्वास प्रस्ताव पे यहाँ पे क्या है, चर्चा है। उस दिन ये अपना विश्वास
प्राप्त करेंगे। अगर विश्वास प्राप्त करने में सरकार सफल रह गई तो ये सरकार इनकी रहेगी। इनके तरफ से जो गठबंधन है उसमें 78, 78, 45, 4 और 1, ये 128 व्यक्ति, 128 सदस्यों का इनको समर्थन प्राप्त है। ठीक है, ठीक। चलिए, एक दूसरा हम लोग देख रहे थे न्यूज़पेपर में कुछ दिन पहले आ रहा था, आप भी देखे होंगे अगर, गंगा नदी के पानी में झाग बन रहा था, सफेद झाग। ठीक है, ये पेटी में दोनों के पर्पज से है। देखिए, जल प्रदूषण हमारे यहाँ एक समस्या रहा है। ठीक है, तो आ रहा था कि गंगा नदी के पानी में क्या है कि झाग बन रहा है। तो इसका विश्लेषण हुआ, इसकी जांच की गई, तो क्यों झाग उत्पन्न हो रहा था। नदी किनारे आप देखते फोटो, अगर जहाँ पानी जा रहा हो नदी के किनारे झाग उत्पन्न बन रहे, झाग बन रहे थे। तो पाया गया कि अमोनिकल नाइट्रोजन, क्या पाया गया है नदी में, अमोनिकल नाइट्रोजन पाए गए। ठीक है, गंगा नदी में किनारे पे अमोनिकल नाइट्रोजन और फास्फेट की मात्रा पाई गई। और क्या पाया गया, फास्फेट। इससे क्या हुआ था, इसी दोनों के कारण से झाग बन रहा था वहां पे। ठीक है, साबुन का झाग जिस तरह से बनता है ना, उस तरह के झाग नदी किनारे देखे जा रहे थे, अमोनिकल नाइट्रोजन और फास्फेट के कारण से। ठीक है, ये भी प्रश्न के रूप में आपके पास आ सकता है। फिर दूसरा बात समझिए, जो मुख्य परीक्षा में होते हैं आप हैं, प्रदूषण पे लिख रहे होते हैं, तब भी आपके पास एक इंफॉर्मेशन जिसको आपको वहां पे पुट करना है कि वर्तमान में पटना में भी देखा गया कि अमोनिकल नाइट्रोजन और फास्फेट की मात्रा नदी में बढ़ी, जैसे इसलिए इसके किनारों पे झाग उत्पन्न होने लगे। ठीक है, हम लोग पाए क्या कि क्यों ऐसा हो रहा था। फिर देखिए प्रदूषण का कारण क्या बना, बना ये कि नाली का जो पानी है वो बिना ट्रीटमेंट के गंगा में गिराया गया। ठीक है, नाली का जो पानी है बिना ट्रीटमेंट के जब गिरा दिया गया तो क्या किया, ये झाग उत्पन्न किया। ठीक है, इसी से सफेद झाग बन रहा था। आपको पता है कि हमारे यहाँ ट्रीटमेंट प्लांट है पटना में, लेकिन जहाँ पे बिना ट्रीटमेंट का गिराया जा रहा था वहां पे ये झाग उत्पन्न कर रहा था। दूसरा प्रदूषण पे आपका, नदी प्रदूषण पे आपके पास लिखने का दूसरा आधार है। फिर इसी में आगे बढ़ेंगे हम लोग, कैसा हुआ क्या, तो क्या पाया गया ज्यादा। ठीक है, तो पाया गया कि टोटल में कॉलीफॉर्म और पिकल कॉलीफॉर्म नामक जो जीवाणु है इसकी संख्या अधिक पाई गई। ठीक है, टोटल कॉलीफॉर्म, दो जीवाणु है, टोटल कॉलीफॉर्म। ठीक है, आपसे बार बार जिक्र कर रहे हैं टोटल कॉलीफॉर्म, ये पेटी में दोनों में आपका यूज करेगा। और पिंकल कॉलीफॉर्म, पिंकल कॉलीफॉर्म। ठीक है, ये दो जीवाणुओं की जो संख्या है वहां पे बड़ी मात्रा में पाई गई। इसके क्या कारण रहे, ये जो जीवाणु से यहाँ ज्यादा दिखने लगे हमको, कहाँ से आ गए, तो ये पशुओं के मलमूत्र से जो है अमोनिया निकला। जो पशु का मलमूत्र पानी में शामिल होकर जा रहा था उसके कारण से वहाँ अमोनिया की मात्रा बढ़ी। और पानी में जो डिटर्जेंट घुल के आया, ठीक है, जो भी साबुन और डिटर्जेंट घुल के आया है उसके कारण से वहाँ क्या हुआ, फास्फेट की मात्रा बढ़ गई। ठीक है, इसके कारण से ये समस्या आपको यहाँ पानी के झाग का मिला। इससे आप समझ गया कि जल प्रदूषण में इतनी बातें आपको एक पॉइंट्स में बना करके वर्तमान में गंगा की नदी पे डालना चाहिए, अगर वो मुख्य परीक्षा में होता है तब। ठीक है, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे। बिहार के संदर्भ में दूसरी बातें देखेंगे कि नई दिल्ली में अभी एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड दिया गया। ठीक है, एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2023। ठीक है, एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2023 दिया गया नई दिल्ली में। इसमें बिहार को फसल उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला। ठीक है, नई दिल्ली में 14th था, ये 14th एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2023 का आयोजन किया गया था। बिहार राज्य कहाँ आ गया, फसल उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ राज्य बना। ठीक है, आप फिर ध्यान रखिएगा, मेरे हिसाब से ये भी महत्वपूर्ण है, फसल उत्पादन में फर्स्ट। ठीक है, बिहार के अवार्ड मिला। अब फिर भी इसी में हम लोग देख रहे हैं कि बिहार में क्या है, कृषि के डेवलपमेंट के लिए सरकार ने क्या रखा है, मुख्य परीक्षा पीटी दोनों में महत्वपूर्ण। एकदम मुख्य परीक्षा में आपसे पूछेगा, जितने लोग बीपीएससी स्पेशल हम इस वीडियो को देखेंगे या क्लास करते हैं, और समझिएगा चौथा कृषि रोड मैप जारी किया गया। क्या, चौथा कृषि रोड मैप, ये डिटेल में आपको जानना चाहिए। चौथा कृषि रोड मैप क्या, ये 18 अक्टूबर को आप सबको पता है जो पटना में बापू सभागार है उसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आई थी और चौथा कृषि रोड मैप जारी किया गया था। जो चौथा कृषि रोड मैप है इसकी जो विशेषताएं हैं, जो फीचर्स हैं, उसको जानेंगे। क्या क्या है उसमें, गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन।
पहला इसमें रखा गया है गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन, ठीक है। दूसरा बिंदु है मोटे अनाज को बढ़ावा, मोटे अनाज को बढ़ावा देना है। तीसरा है कृषि में तकनीक का प्रयोग, ठीक है। हम आपसे बार बार चर्चा कर रहे हैं कि सब मुख्य परीक्षा के लिए भी है ये कृषि में तकनीक का प्रयोग, मोटे अनाज को बढ़ावा देना। चौथा जो कृषि रोडमैप है, मोटे अनाज को बढ़ावा देना और गुणवत्तापूर्ण बीज का उत्पादन, गुणवत्तापूर्ण बीज तीसरा बिंदु हो गया, ठीक है। एक चौथा जानकारी जलवायु अनुकूल खेती को बढ़ावा देना। क्या करना चौथा बिंदु है जलवायु अनुकूल खेती को बढ़ावा देना, ठीक है। ये चौथे कृषि रोडमैप की मुख्य विशेषताएं हैं, ठीक है। इसके तहत क्या करेंगे हम लोग, जो अंतिम बिंदु आपसे बात कर रहे हैं जलवायु अनुकूल खेती को बढ़ावा देना, इसके लिए राज्य सरकार ने रखा है कि प्रति वर्ष हम 1.5 लाख किसानों को प्रशिक्षण देंगे, ठीक है। प्रत्येक साल 1.5 लाख किसानों को प्रशिक्षण की योजना है, ये भी इसका पार्ट हो गया। 1.5 लाख किसानों को प्रशिक्षण देना कृषि रोडमैप का ही पार्ट है ये, ठीक है। अब कृषि के विकास के लिए सरकार के प्रयास, रोडमैप है, रोडमैप ही आपको लिखना वहां भी, ठीक है। देखिए फिर है कि कृषि आधारित उद्योग को बढ़ावा देंगे, तो कृषि आधारित उद्योग को बढ़ावा इसमें रखा गया है। इसमें डिजिटल कृषि क्षेत्र में जो मेरा आर्टिफिशियल जो टेक्निक आया है, इंटेलिजेंस आधारित जो टेक्निक है उसको बढ़ावा देंगे। ड्रोन को बढ़ावा देंगे, ड्रोन कृषि में ड्रोन का यूज, आपसे फिर कह रहे हैं कृषि में आधुनिक तकनीक का यूज, बार बार पूछने वाला प्रश्न है मेन में। तो कृषि में ड्रोन अभी आप देख रहे होंगे एक भारत सरकार की संकल्प विकास यात्रा चल रही थी, विकास यात्रा चल रही बहुत सारे जिलों में, अभी भी पटना जिला में अभी ये हो गया। जो विकास यात्रा क्या है, भारत सरकार एक घोषणा कर रखी है कि 2047 तक भारत को हम विकसित राष्ट्र बनाएंगे, ठीक है। इसके लिए जो उनकी शपथ यात्रा चल रही है, ये भी प्रश्न आपके लिए, भारत सरकार की योजना अभी घोषणा है या जो रथ घूम रहा है उनका कि 2047 तक विकसित भारत के लिए, ठीक है। उसमें भी ड्रोन का प्रदर्शन किया जा रहा है, कृषि में ड्रोन। अब ड्रोन के माध्यम से खाद का कैसे नैनो खाद का खेतों में छिड़काव हो जाए, इसका प्रदर्शन हो रहा है। तो क्या है कृषि में भी ड्रोन का यूज, अभी तक आप ड्रोन का यूज दूसरे चीजों में देख रहे थे, पहले तो आम रूप में हम लोग देखते थे कि फोटोग्राफी में यूज हो रहा था, ठीक है। फिर हम लोग देखे थोड़ा बहुत जासूसी में यूज होना शुरू हुआ, बॉर्डर पे खासकर लगातार आप पढ़ते होंगे ड्रोन पाए गए। फिर अभी आप युद्ध जितने देख रहे हैं, रूस यूक्रेन का देखे होंगे, चाहे इसराइल हमास का देखे होंगे, आप देखे होंगे ड्रोन से हमले हो रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग इसको ड्रोन का एक सदुपयोग, अच्छा उपयोग करने जा रहे हैं। कृषि में जो नैनो खाद है मेरा, उसको हम लोग ड्रोन के माध्यम से छिड़काव करवा रहे हैं, ठीक है। तो इसको बढ़ावा देना मतलब कृषि में तकनीक को बढ़ावा देना रोडमैप में शामिल है, ठीक है। चलिए रोडमैप पे फिर से अगर मुख्य परीक्षा वाले में हम लोग जुटेंगे तो उसमें डिटेल में भी देखेंगे। इतनी बातें आप कृषि रोडमैप के विषय में बिल्कुल संज्ञान में रखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक। देखिए बिहार हम लोग थोड़ा सा और करेंगे ही, एक बिहार में भी चल रहा है मिशन सुरक्षा, ठीक है। मिशन सुरक्षा सरकार ने घोषणा की, सिंपल जान लेंगे मिशन सुरक्षा क्या है। तो बिहार में के 18 जिलों में जो संवेदनशील इलाके हैं उसको चिन्हित किया गया है और इन क्षेत्रों में 50 पुलिस कैंप बनाए जा रहे हैं, एक्स्ट्रा पुलिस कैंप बनाए जा रहे हैं, इसी का नाम रखा गया मिशन सुरक्षा। तो संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस कैंपों का निर्माण इसके तहत बिहार सरकार करवा रही है, क्लियर। बस आगे बढ़ेंगे, फिर आप देखेंगे बिहार में एक नया विभाग बना, एक नया डिपार्टमेंट। अभी तक वर्तमान में बिहार में कितने विभाग हैं, कितने डिपार्टमेंट हैं? कभी ध्यान दिए हैं? पूछता है और बातचीत में भी लोग बोलता है, ठीक है। जैसे बिहार में पहले 44 विभाग थे, 44 विभाग, नया विभाग की घोषणा की गई, वो है खेल विभाग। बिहार में खेल विभाग क्या है, नया विभाग गठन है। हम आपसे फिर से कह रहे हैं ये भी उतना ही महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है, कि बिहार में एक नया विभाग बनाया गया है, वो है, अब आपको 4 नाम देगा, खेल, कला, पर्यटन, कुछ भी देगा, ठीक है ऑप्शन। अब समझिए खेल विभाग नया गठन किया गया और अब बिहार में विभागों की संख्या 45 हो गई है, ठीक है। ये जो पहले मेरा खेल विभाग था वो कला संस्कृति के साथ ही जुटा हुआ था, अब इसको क्या कर दिया गया, अलग विभाग बना दिया गया, ये राज्य का 45वां विभाग बन गया है, ठीक है। इसका नेक्स्ट इसी में डॉल्फिन, आप सबको पता होगा डॉल्फिन हमारे यहाँ गंगा में पाई जा रही है, ठीक है। अब इसी को राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान, राष्ट्रीय जीव भी घोषित किया गया है।
तो राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का निर्माण कराया जा रहा है कहाँ? राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है हमारा? उतना ही महत्वपूर्ण है राष्ट्रीय जलीय जीव। राष्ट्रीय जलीय जीव पूछेगा तो डॉल्फिन है, ठीक ना? राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन, और पटना में बन रहा है, बिल्कुल ध्यान रखिए। राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पटना में इसका निर्माण कराया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे, देखिए बिहार में एक जातीय जनगणना हुआ था, ठीक है। जातीय जनगणना में जो परिवार गरीब आए चिन्हित होकर के, ठीक है, वैसे परिवार एक मानक रखा गया था कि जो हाँ जिनकी आय प्रति माह 6,000 से कम है, ठीक है, इसमें जो लोग आए इनको बिहार सरकार ने कहा है कि हम 2-2 लाख रुपया सहायता देंगे, ठीक है। तो ऐसे कितने लोग हैं? 94,33,312। पहली बात ये समझिए, 94,33,000 और 312 ये फिगर है। 94,33,312 व्यक्ति बिहार में माने गए हैं जिसको गरीब है, 6,000 से प्रतिमाह इनकम कम है। अब ऐसे व्यक्ति के लिए बिहार सरकार ने 2 लाख रुपया सहायता देने की बात रखी। ये देखिए मुख्य परीक्षा के लिए भी और आपके समान समझ के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, देखो समझिए इस चीज को। अगर अब 2 लाख की सहायता योजना आ गई, सरकार अगर ऐसा करती कि 2 लाख चुपचाप से उसके अकाउंट में डाल दी, तो इसका बहुत अधिक महत्व आर्थिक क्षेत्र में नहीं दिखता, ठीक है। 2 लाख रुपया मिल गया उसको, वो कुछ दिन में, 6 महीने, साल भर में खर्च कर देता है वैसा व्यक्ति, ठीक है, और फिर से वहीं पहुंच जाता। कुछ व्यक्ति कुछ काम कर सकते थे, लेकिन अधिकांश व्यक्ति कहीं ना कहीं उसको खर्च करते और फिर वहीं पहुंच जाता। लेकिन बिहार सरकार ने इसके लिए एक योजना बनाई, उस योजना का नाम हो गया बिहार लघु उद्यमी योजना। क्या नाम हो गया इसका? लघु उद्यमी योजना। बिहार सरकार का उद्यमी योजना पहले से चल रहा है, ये हो गया लघु उद्यमी योजना, ठीक है। अब ये लघु उद्यमी योजना के तहत बिहार सरकार 2 लाख रुपया अनुदान देगी, 2 लाख की सहायता देगी व्यक्तियों को। अब 2 लाख की सहायता देगी, आप नाम देख रहे हैं लघु उद्यमी जुट गया, मतलब किसी न किसी उद्योग में इनको पैसा लगाना पड़ेगा। तो 61 तरह के व्यवसाय खोजे गए हैं जिसमें ये व्यक्ति निवेश कर सकता है, मतलब उसका काम को शुरू कर सकता है। विशेषकर खाद्य एवं प्रसंस्करण जो उद्योग है मेरा, उसको चिन्हित किया गया है। इसके अलावा जो भी छोटे मोटे लघु उद्योग हो सकते थे उसको चिन्हित किया गया है। इसके जो लाभुक होंगे, ठीक है, उसके लिए क्या शर्त है, डिटेल से समझिए, मुख्य परीक्षा पेटी सब जगह काम आएगा। लाभुक के लिए शर्त है उसकी इनकम 6,000 प्रति माह से कम होनी चाहिए, पहला शर्त हो गया। बिहार का होगा ही, 18 से 50 का होगा, अप्लाई करेगा वो, उसको मिलेगा। अब मिलेगा तो पैसा कैसे मिलेगा, ये महत्वपूर्ण है। उसको हम लोग पहला किस्त में दे देंगे 25% राशि। 25% राशि में ये उम्मीद किया जाएगा कि वो टूल खरीद ले, मतलब उपकरण खरीद ले, मशीन खरीद ले, जो चीज जो काम करना चाहता है वो। टोकरी बनाने का काम शुरू करना चाहता है, मोमबत्ती बनाना शुरू करना चाहता है, अगरबत्ती शुरू करना चाहता है, कोई खाद्य उद्योग शुरू करना चाहता है, जिम उद्योग लगाना चाहता है, क्या करेगा वो? 25% राशि से टूल उपकरण खरीदेगा। सेकेंड किस्त में हम लोग क्या करेंगे, बाकी 50% पैसा दे देंगे, और उसका जब वो काम आगे बढ़ जाएगा तो उसको फाइनल हम लोग 25% फिर दे देंगे। मतलब 3 किस्तों में ये सहायता राशि दी जानी है, ठीक है। लघु उद्यमी योजना की सहायता राशि कैसे जानी? 3 किस्तों में दी जानी है, 25, 50, 25। आप खुद समझ रहे हैं कि अगर ये योजना बिहार सरकार की सफल हुई, ठीक है, इसके अनुश्रवण की व्यवस्था की गई, जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी को अनुश्रवण समिति का अध्यक्ष बनाया गया है, तो आप समझिए कि 94 लाख लोगों को एक बार में इतना पैसा नहीं दे पाएंगे, हो सकता है 5 लाख लोगों के लिए स्कीम ऑन हुआ है, ऑनलाइन आवेदन किए जा रहे हैं, अभी 5 तारीख से ऑनलाइन आवेदन शुरू है और 20 तारीख तक इसका डेट है। तो क्या होगा कि इतने लोग अगर ग्रामीण स्तर पर छोटे छोटे उद्योग करना शुरू करेंगे तो निश्चित रूप से उनकी क्या होगी, आय बढ़ेगी, उनका जीवन स्तर सुधरेगा। और इतने बड़े पैमाने पर अगर माइक्रो फाइनेंस हुआ और वो लोग उद्योग में लगाए पैसा, छोटा छोटा काम शुरू किए, ठीक है, तो निश्चित रूप से ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था है उसके विकास में, या जो पिछड़ी अर्थव्यवस्था उसके विकास में क्या होगा, ये महत्वपूर्ण कदम साबित होगा, ठीक है। आप ये जो डिस्कशन हमसे सुन रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि निबंध में ग्रामीण अर्थव्यवस्था जैसे टॉपिक निबंध में भी आते रहे, वहां भी और जीएस में भी आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा, ठीक है। चलिए अभी यहाँ पे
इतना चीज जानेंगे, फिर इसको अलग से अगर हम लोग मुख्य परीक्षा में बिहार की अर्थव्यवस्था पे, ग्रामीण अर्थव्यवस्था पे बात कर रहे होंगे, तो इस बिंदु को भी रखेंगे कि इसका क्या महत्वपूर्ण योगदान सामने आ सकता है। ठीक है, ठीक। अब इसी से संबंधित एक और है, बिहार स्टार्टअप पुरस्कार। ठीक है, देखिए ये बिहार सरकार का स्टार्टअप अवार्ड है 2024। ठीक है, बिहार स्टार्टअप पुरस्कार जो है दिया गया बेस्ट स्टार्टअप ऑफ द ईयर, किसको मिला? मेडीवाइजर प्राइवेट लिमिटेड को। बिहार की कंपनी है मेडीवाइजर, मेडीवाइजर प्राइवेट लिमिटेड, नाम से आप समझ रहे होंगे क्या होगा ये, मेडिकल क्षेत्र की कंपनी है मेडीवाइजर। ठीक ना, मेडीवाइजर है, इसको बिहार स्टार्टअप अवार्ड 2024 प्रदान किया गया मेडीवाइजर को, पहला स्थान इसी को मिला। ठीक है, दूसरा स्थान मिला है वेद प्रभा एरोस्पेस को, किसको मिला है? वेद प्रभा एरोस्पेस, वेद प्रभा के नाम से है, वेद प्रभा एरोस्पेस। अब ये कंपनी क्या करती है? ये तो हम समझ गए, मेडीवाइजर चिकित्सा के क्षेत्र की कंपनी है। वेद प्रभा ये क्या करती है? यही कृषि ड्रोन बनाने वाली कंपनी है। अभी हमने आपसे चर्चा किया था, बिहार में कृषि ड्रोन का हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं भारत विकसित यात्रा में भी, तो कृषि ड्रोन बनाने वाली कंपनी है वेद प्रभा एरोस्पेस, इसको दूसरा स्टार्टअप का अवार्ड मिला। ठीक है, एक लास्ट इसमें जानेंगे, बेस्ट महिला नेतृत्व स्टार्टअप के क्षेत्र में। ठीक है, महिला नेतृत्व का सबसे अच्छा जो अवार्ड है, बेस्ट महिला नेतृत्व अवार्ड, वो मिला हमारे ग्रामश्री किसान प्राइवेट लिमिटेड, ग्रामश्री किसान प्राइवेट लिमिटेड, जिसकी हेड आस्था सिंह है। ठीक है, जिसकी हेड कौन है? आस्था सिंह है। और अंत में अंतिम 2 मिनट रह गया आपके पास, और एक अंतिम टॉपिक बिहार का हम डिस्कस कर दे। 26 जनवरी में आपको पता है, 26 जनवरी अभी बीता, बिहार में भी झांकियां निकलती हैं। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर निकलता है, राज्य स्तर पर भी निकला, 26 जनवरी हुआ, झांकियां निकली। अब झांकी में जो प्रथम स्थान द्वितीय स्थान जानेंगे, आज हम लोग छोड़ेंगे। ठीक है, प्रथम स्थान किसको मिला? नगर विकास एवं आवास विभाग को। 26 जनवरी के अवसर पर जो झांकियां निकलती है उसमें प्रथम स्थान नगर विकास एवं आवास विभाग को मिला। ठीक है, उनका क्या थीम था इस बार? थीम था, थीम भी पूछ सकता है आपसे, थीम क्या रहा? थीम रहा है कवाड़ से कमाल की ओर, कबाड़ से कमाल तक या कबाड़ से कमाल की ओर, इस थीम पे उनका झांकी था, जिसको प्रथम स्थान मिला। दूसरा स्थान भी महत्वपूर्ण है, खेल विभाग को मिला। खेल विभाग का क्या थीम था? मेडल लाओ नौकरी पाओ। ठीक है, मेडल लाओ नौकरी पाओ, इस थीम पे जो उनका झांकी था खेल विभाग का, उसको दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए आज के कैंपस में हम लोग टॉपिक यही 2 पे ही छोड़ेंगे। अगर कल क्लास रखना हो तो कल भी रखेंगे, तो परसों तो निश्चित रूप से फिर रहेगा क्लास ये। ठीक है, वीक में 2 दिन करेंगे ही। आप अपडेट आप समझ रहे हैं, करंट अफेयर्स पे हम लोग कहाँ पे पहुंच गए? अपडेट आप पहुंच गए हैं, जो जनवरी से हम लोग का गैप था, हम लोग वीक में आ गए। वीकली करंट अफेयर्स टारगेट रहा है, तो प्रत्येक सप्ताह में 1 या 2 क्लास पढ़ाएंगे, तो 7 दिन का जो बिल्कुल अद्यतन है, आज के करंट अफेयर्स में भी आप देख रहे होंगे, आज तक की घटना को हमने शामिल कर लिया है। आज जो भारत रत्न घोषणा हुआ उसको भी शामिल करके आपको बता दिए। ठीक है, वो बिल्कुल अपडेट चलेगा अब। और साथ साथ में आपका 1 और 2 क्लास अब हम मैगजीन बेस भी शुरू करेंगे आपका, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो प्रतियोगिता परीक्षा के दृष्टिकोण से विभिन्न मैगजीन में आ रही हैं, हम लोग को उसको भी तैयार करना है। ठीक है, तो अगले वीक से हम 1 या 2 क्लास उस पर भी रखेंगे, और 1 क्लास में मेरा 7 डेज का जो भी गतिविधि आएगा वो हो जाएगा, और बाकी 1-2 क्लास में जनवरी के मंथ से मैगजीन को शुरू करेंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे कि 1 महीने के बाद ही आपकी स्थिति ये होगी, जिस भी एग्जाम में आप जाएंगे करंट अफेयर्स में प्रश्न नहीं छूटेंगे। और मेरा तो मानना है कि साथ साथ आपका मुख्य परीक्षा के लिए अवधारणा जरूर बनेगा, और जो सब्जेक्ट वाइज भी आपका जानकारी है वो भी बढ़ना चाहिए। कुछ ऐसे करंट अफेयर्स हम लोग पढ़े कि सभी जगह आपकी पकड़ मजबूत होते चले जाए धीरे धीरे। 3 से 4 महीने भी अगर आप क्लास नियमित रूप से कर पाए, तो आप निश्चित रहें कि आपकी अवधारणा सभी क्षेत्रों में, बेसिक जो अवधारणा है वो बनने लगेगी, और चीजों को आप समझने लगेंगे। ठीक है, और आपसे फिर से कह रहे हैं कि जो लोग यूट्यूब पे वीडियो को देखते हैं, आप भी देखते हैं और जो लोग देखते हैं, अगर आपको कुछ वहां बताना होगा तो आप कमेंट्स में बताएंगे। ठीक है, तो हम उसके हिसाब से आपका, अगर आपकी तरफ से कुछ डिमांड्स होगा तो उसको अपडेट करेंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए आज के लिए इतना काफी है। ठीक है, गुड नाइट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपसे।